जो बाड़मेर की जो पॉलिटेक्निक है इसको मैंने एस्टेब्लिश करने में अपना एक योगदान दिया था, जहाँ भी और उसके साथ साथ मेरे स्टाफ जो है जिन्होंने मुझे कोऑपरेट करके और एक सक्सेस की रेट दिलवाई, मैं उनका भी इस मंच से उनका आभार प्रकट करता हूँ। बच्चों, मेरी उम्र आज की तारीख में 65 क्रॉस कर चुकी है। मैं आपके फादर से भी बड़ा, दादाजी के समकक्ष हूं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्वालिटी की हिंदुस्तान में हर जगह जरूरत है। आज मैं अपने मित्रों से बात करता हूं जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप डाटा देखते हैं तो हर साल इस पूरे देश के अंदर लगभग 1.5 मिलियन मीन्स 15 लाख लोग ITI से लेके और IIT को पास करने वाले लोग हमें मिल जाते हैं। क्या वास्तविकता यही है? और उसमें हम लोग देखते हैं कि 20% लोगों को तो जॉब मिलता है और शेष जो है 80% वो फिर कहीं जॉब उनको मिलता है, लेकिन वो एक तरह से समझ लीजिए कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता उनकी सैलरी के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से, और वो अपना काम हमेशा ढूंढते रहते हैं और लाइफ में बड़े अनसेटिस्फाइड रहते हैं। यहां एक तरह विचार करने की बात है। बच्चों, मैं हमारे साथी और रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी श्री जाटव साहब यहाँ बता रहे हैं, उनका भी मैं इस मंच से स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे बाद में उनका यहाँ लेक्चर होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को, उनके समाज के जो कार्य करने के एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी आप यहाँ प्राप्त करेंगे। आप, मुझे लगता है कि आप काफ़ी लकी हैं और आज का दिन आपका जो है वो बहुत बढ़िया दिन है। सारे जो ग्रह हैं वो फेवरेबल ग्रहों में बैठे हुए हैं। इस तरह से आज मेरा अनुभव ये है। तो मैं आपको जो बता रहा था कि कई बार हम अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो मुझे याद आती है मैथिली शरण गुप्त की दो पंक्तियां कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्या है सभी। हम कौन थे? तो अगर हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री को देखें, अगर मैं आपकी जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं, तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, है नहीं था। हमारे पुरखे बहुत ही काम करने वाले लोग थे, उनके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं थी और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और इस देश को यूं समझ लीजिए कि सोने की चिड़िया बना दिया। और इसका एक कारण और रह गया कि सोने की चिड़िया, हम जानते हैं इस बात को कि हमेशा करोड़पतियों को लूटा जाता है, किसी भिखारी के यहाँ डाका नहीं पड़ता। हमारा देश बहुत पैसे वाला था, इसलिए यहाँ पर लूटमार करने वाले लोग आए, चाहे अरब से लोग आए, चाहे वह एशिया माइनर से आए, किनारे पर थे। अब हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो महाभारत की हिस्ट्री को मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि अगर महाभारत की हिस्ट्री को देखें या रामायण काल की हिस्ट्री को देखें तो हमें कई अनुभव प्राप्त होते हैं। उसमें कई चीजें हमारे सामने पढ़ने में आती है कि अर्जुन ने वायुवास्त्र छोड़ा, इसका मतलब क्या ऐसा कोई यंत्र था जिससे वायु जो है वह दुश्मनों के ऊपर तेजी से गिरी, बरसात गिरी, उनके ऊपर अग्नि गिरी जिसको अग्नियास्त्र कहा गया है। तो ये जरा सोचने की बात है कि वो एक भिन्न प्रकार की मिसाइल, जिसको आज हम अंग्रेजी में मिसाइल कहेंगे, वो उस प्रकार के अस्त्र थे। इसका मतलब टेक्नोलॉजी तो थी। एक वर्णन आता है कि भगवान राम जो है लंका से अयोध्या 24 घंटे के अंदर पहुंच गए। तो किस प्रकार पहुंचे? एक पुष्पक विमान था और पुष्पक विमान इस प्रकार का था कि जितने लोग बैठते हैं उस हिसाब से उसकी साइज तय होती थी। तो ये भी बात एक तय है कि टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन वह टेक्नोलॉजी आज हमारे पास में वो नहीं है। इसलिए जो हमारी जो साइंस है यह इस मामले जो काम कर रही है और आज हमें ये टेक्नोलॉजी सारे बाहर से आयातित करनी पड़ रही है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं इस बात की कि 21वीं सदी जो होगी वो भारत की होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भले आज हम कहें कि हमारे यहाँ देश के अंदर थोड़ी सी पढ़े लिखों के बीच में बेरोजगारी है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि क्वालिटी इंजीनियर्स की आज भी जबरदस्त कमी है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारा देश जब 47 में आजाद
इस देश की स्थिति वर्ल्ड के अंदर सबसे लोएस्ट थी, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे इंजीनियर्स ने जो आज काम किया है वर्ल्ड में, उन्होंने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। चाहे बागड़ानागर डैम हो, हीराकुंड डैम हो, सड़कों का काम हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, इसके साथ साथ एनटीपीसी वगैरह। हम जानते थे इस बात को कि हमारे पुरखे जो है वह लालटेन और दीपक में पड़े हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ घर घर में बिजली पहुंच गई है। तो किसने पहुंचाई? आप जैसे अभियंताओं, उन इंजीनियर्स ने काम किया है। और एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा मित्रों कि इंजीनियर्स वास्तव में एक इंजीनियरिंग फैकल्टी तो अलग बना दी गई, लेकिन मैं इसको एक आर्ट का भाग मानता हूं। जो सर्जन करता है, जो निर्माण करता है, वह इंजीनियर का काम है। तो आप लोग जो है वो सृजन करने वाले हो, ब्रह्मा के उसमें क्षेत्र में आने वाले हो, जो इस देश के अंदर निर्माण कराएंगे, सृजन करेंगे और वहां पर उसको बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को, अभियंताओं को एक बहुत बड़ा कलाकार कहता हूं। कलाकार केवल मात्र वो सिनेमा में काम करने वाले वही नहीं है, ये हमारा हर इंजीनियर जो है वह एक बहुत बड़ा कलाकार है, जो इस तरह से टेक्नोलॉजी बनाता है कि वह आम आदमी तक पहुंचे। इंजीनियर की जरूरत क्या पड़ती है? हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, और हम इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति तक इस प्रकृति के दिए हुए जो लाभ है उन तक सरलता से पहुंचाए। ये इंजीनियरिंग का काम है कि कम से कम पैसों में, कम से कम एफर्ट्स में हर टेक्नोलॉजी को हर एक आम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, चाहे वह झोपड़ी में रह रहा है और चाहे किसी महल में रह रहा है। तो मेरा मूल एक बात है कि इंजीनियर्स जो है वो बनाने वाले लोग हैं, सृजन करता है। 1947 से हमारे देश की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, आप अपने बड़े बूढ़ा से जरा बात कीजिएगा तो हमारे यहाँ घर में जो है औरतें वह 8-8, 10-10 किलोमीटर से पानी ले आती थी, लेकिन आज इन इंजीनियरिंग लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आज पानी को हर ढाणी तक, हर झोंपड़ी तक, हर घर तक पहुंचा दिया। पानी को ऊपर पहुंचाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत होगी, और उसके बाद में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वह जो है वह सिविल इंजीनियरिंग का काम। आप देखते हैं कि आज हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी आपको पीएचडी के लोग मिलते हैं जो ये काम करते हैं। तो ये जरा सोचने की बात है। आज देश के अंदर बहुत आवश्यकता है, इंजीनियर्स की पूरी आवश्यकता है, और जब तक हम इंजीनियर्स लोग कमर कस के इस देश के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे तब तक हमारा देश पिछड़ा हुआ होगा। मैं आप लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूं फिर एक बार कि हम उस वर्ष पे खड़े हुए हैं। 21वीं सदी प्रारंभ हो चुकी है, इसका 1/5 भाग समाप्त होने वाला है, लेकिन आगे का जो 20 साल 25 साल का जो भाग है वह हमें कमर कस के तैयार होना है, और हम आगे बढ़ के और इस देश को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाएंगे। ये मैं 100% कैसी हमारी गुरुकुल की व्यवस्था थी पढ़ाने की। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा उसमें, कि हमारे देश के अंदर जैसे हिस्ट्री बताती है कि लगभग 112 विश्वविद्यालय, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, काशी वगैरह, ये जो है नाम बड़े जोरदार है। और सब लोग, आप लोगों ने हिस्ट्री में अपने 9वीं 10वीं 11वीं की किताबों में आपने जरूर पढ़ा होगा इनकी। तक्षशिला का मैं एक केस बताता हूँ आपको। तक्षशिला में एक बालक का प्रवेश हुआ, उसकी पढ़ाई पूरी हुई। जब 24-25 साल का हो गया तो उसके गुरु ने उसको बुलाया, बुला के कहा कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम जाओ अपना परिवार बसाओ, परिवार की सेवा करो, माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने गांव की सेवा कीजिए, अपने देश की सेवा कीजिए, यही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। बालक आपकी तरह बहुत स्वाभिमानी था, कहता है गुरुजी ठीक है, मेरी पढ़ाई आपने पूरी मान ली है, लेकिन मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो गुरुजी जानते थे इस बात को, उन्होंने कहा कि मैं तेरे घर की स्थिति को जानता हूं, मैं तेरे घर की स्थिति को जानता हूं, अतः तेरे को गुरु दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। लेकिन बालक अड़ गया। तो गुरुजी ने उसके ज्ञान की गुरु दक्षिणा दी। किस प्रकार से वह अपने आप में एक उदाहरण बन गया है पूरे विश्व के अंदर कि हमारा देश कितना आगे पहुंचा हुआ था।
तक्षशिला आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। तक्षशिला के चारों ओर नदियों का मुहाने हैं सारे, वहां पर खूब सारी वनस्पति उगती है। और गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात कही कि ऐसा करो, इस तक्षशिला के चारों ओर 4-4 योजन, उस समय की जो यूनिट थी वह आज हमारे किलोमीटर और माइल्स है, उसी तरह से उस समय योजन में नापते थे कि 4 योजन के अंदर जितनी भी वनस्पति उग रही है उसमें से वो वनस्पति ढूंढ के लाओ कि जिसका मानव जीवन के अंदर कोई उपयोग न हो। बच्चों, अपने आप में एक उदाहरण सेट किया और उसको 6 महीने का जो समय दिया गया था, 6 महीने पश्चात पूरे करने के बाद में वो गुरुजी के सामने आया अपनी पूरी टीम को लेकर, और टीम लेने उससे जब सवाल जवाब हुए तो उसने एक ही पहला प्रश्न उत्तर जो दिया वो इस प्रकार का उत्तर था कि ऐसी एक भी वनस्पति मुझे नहीं मिली जो मानव जीवन में एक बार भी काम नहीं आई। सोच लीजिए इस बात को। आज क्या हमारा कोई बॉटनिस्ट, कोई एग्रीकल्चरिस्ट इस प्रकार का क्लेम कर सकता है? इस लेवल की इस देश के अंदर पढ़ाई थी कि हर वनस्पति को जिसको ठीक तरह से जानता हो, आज कोई डिग्री किया हुआ, पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ या उससे भी कोई अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाला आदमी को इस तरह का क्लेम कर सकता है कि इस वनस्पति का हमारे मानव जीवन में किस प्रकार से उपयोग है। इस लेवल की हमारे यहाँ पढ़ाई थी। जानते हो बालक कौन था? वह बालक था सुश्रुत, आज से 2500 वर्ष पहले, और जिसने इस देश के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी ऑपरेशन करने की दी। ही वाज द फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया, उसको कहा जाता है। मैं जानता हूं बच्चों कि आप लोगों में भी उतनी ही क्षमताएं हैं। आप अपने बाहुओं को देखिए, अपने दिमाग को देखिए, अपने शरीर को देखिए। हम हिंदुस्तान के लोग जहां भी गए हैं, चाहे नासा में गए हैं तो वहां पर नासा में भी हमने अपने डंडी कार्ड रखे। आज नासा में कहते हैं कि वहां पर 20 to 25% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं, और इंडियंस लोग वहां पर इस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अमेरिका भी आज हमारे लिए लालायत है। आप जानते हैं इस बात को कि H-1B वीजा जो है, कभी उसकी फीस बढ़ती है, घटती है, दबाव डालते हैं, उनके वहां का दबाव आता है। भारत सरकार तो दबाव डालती है, लेकिन वहां के लोगों का दबाव आता है कि भारतीय अगर इस देश के अंदर नहीं आए तो इस देश की जो प्रगति है वह रुक जाए। इस तरह विचार करने की बात है। हम अपने को पहचाने। विवेकानंद ने जिस प्रकार से कहा कि खुद को पहचानिए, आप अपनी जो हिम्मत है, ताकत है, उसको कभी भी निराश के उस कगार के ऊपर मत लाइए। मैं पुनः आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर्स की आज भी जरूरत है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी, स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से भी देखें तो आज देश के अंदर इंजीनियर्स की भारी कमी है। कुछ कारणों से हमारे देश के अंदर प्रगति थोड़ी सी रुकी हुई थी, लेकिन आज केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इस प्रकार से काम कर रही है कि पुनः आप लोगों का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। अभी पूर्व में निशांत चौधरी साहब जो JSW में HR हेड थे, उन्होंने जो बातें बताई आपको, आप उनको जरा समझिएगा, गहराई से उसको समझना अच्छी तरह से। आपने अगर रिकॉर्ड किया हो तो सुनिएगा। कॉलेज में अपने प्रोफेसर्स को कहना कि उसकी अगर रिकॉर्डिंग है तो हमें बताइएगा कि किस तरह से हमें आगे अपना कैरियर बनाना है। कैरियर जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आप अपने ज्ञान का उपयोग करें। आप में अथाह ज्ञान होगा और उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज हमारा देश जो है वह साइंस के हिसाब से देखें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो वह बहुत आगे बढ़ा हुआ है। हम विश्व के अंदर 4th 5वीं जो है वह इकोनॉमी है और तेजी से काम हो रहा है। इन दिनों कुछ ऐसा हमारा एक पीरियड जो आ गया, कोरोना का पीरियड, जिसके अंदर हम थोड़े से रुक गए, लेकिन हम इस 6 महीने जो हमारे जो लॉस हुए हैं इसको हम बहुत जल्दी ही मेकअप करेंगे। आज हमारी इंडस्ट्रीज लाइन पे आ रही है, ट्रेनें वापस स्टार्ट हो रही है, हवाई जहाज वापस स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सड़कों का बनाव वापस जो बनाने का कार्य जो है वह धीरे धीरे शुरू हो रहा है। सब कुछ होगा। हमेशा याद रखिए बच्चों कि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। आप कभी भी निराश मत हो। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी यहाँ जो पढ़ाई होगी उसमें आपके यहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं बहुत ही लेटेस्ट नॉलेज को लेकर यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। उनसे कभी भी आप दुराव मत रखिएगा, दूर मत जाइएगा, उनको उनका हाथ पकड़िए, उनको कहिए, ये समझाइए, ये समझाइए।
ये आपके जो दिन है पढ़ने लिखने के, इसको हमें भूलना नहीं, और यही आपको करियर में पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं। फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इस देश के अंदर क्वालिटी इंजीनियर्स की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हम लोग अभी तक थोड़ा सा हाथ से काम करना भूल गए। हम भूलेंगे नहीं इस बात, हमें हाथ से काम करना है। हम छोटे से लेबर की तरह भी काम करेंगे और बड़े इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव और एमबीए की तरह भी हम लोग काम कर सकते हैं। ये हमारे पास में सारी क्षमताएं होनी चाहिए। हमें हर काम सीखना है। मैं 60 के साल के बाद में मैंने कंप्यूटर का काम सारा सीखा, क्योंकि मुझे सीखने की ललक थी। मैंने यही अपने बच्चों को बताया हमेशा कि हम जब तक पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, नई नई चीजें सीखते रहेंगे, हमारा कैरियर जो है वो हमेशा ब्राइट रहेगा। जैसे हमारे इंडस्ट्रीज के लोग, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमें अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि हमारी कॉलेज का जो लड़का निकला हुआ है वह 4 घंटे मशीन के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां उसको मन नहीं लगाया है उसने। यहां पर भी आप कॉलेज में अपने प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करते हुए खुद एक एक चीज को अपने आप देखें, समझें, उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे बनाया है, इस बात को जरा समझें। किस साइंटिस्ट ने बनाया है, किस इंजीनियर ने इसको बनाया है, किस तरह की डिजाइन की है, उसको जरा समझें। उसको बात समझेंगे तो आप भी उसी लेवल के ऊपर आ जाएंगे और उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग जो है वह उसी प्रकार से करेंगे जैसे बनाने वाले ने, सृजन करने ने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया। ये जरा समझने की बात है। हमारे देश की मेटलर्जी किसी जमाने में बहुत उच्च थी, आज हम मेटलर्जी में थोड़े से पिछड़ गए, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह से आभास है कि हमारे यहाँ जो केमिकल ब्रांच है, इसके जो पास आउट निकलेंगे वो इस मेटलर्जी को भी वापस उसी स्थान पर ले जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर अशोक की लाट लगी हुई है, आज 2500 साल से भी उसके ऊपर जंग नहीं लगा हुआ है। सोचते हैं कि ऐसा कौन सा मेटेरियल यूज किया है कि जिससे लोहे के अंदर जंग नहीं लगी। आप जानते हैं इस बात को, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया तो साधारण प्रक्रिया है, प्रकृति की प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे केमिकल मिला के उसकी पॉलिश इस प्रकार से की गई है कि 2500 साल से भी उसके ऊपर जंग नहीं लगा। ये हमारे देश की टेक्नोलॉजी थी। मुझे इस बात का बहुत गर्व है, गौरव है उन लोगों के ऊपर, हमारे पुरखे इस प्रकार के थे। और अब मुझे फिर गौरव होगा आपके इस आगे की पढ़ाई को लेकर कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत आगे बढ़ के और वह उसी तरह से दुनिया के अंदर नाम करेंगे जिस तरह से आज अमेरिका नाम कर रहा है, रशिया नाम कर रहा है, चाइना कर रहा है। हम उनको सबको पछाड़ेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आज आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट क्या वह भारत की कंपनी? नहीं। अमेजॉन क्या भारत की कंपनी? नहीं। सीमेंस जो भारत में काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, क्या वह भारत की कंपनी है? नहीं। वो भारत में आ रही है। वो कहते हैं भारत की सरकार को कि हमें काम दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगले 10 सालों में यूरोपियंस लोग भारत के अंदर आएंगे और आपसे नौकरियां मांगेंगे। आज अगर भारत सरकार को अमेजॉन कंपनी कह रही है, फ्लिपकार्ट आपको यहाँ पर आज काम करवा अपने उसको क्षेत्र देने के लिए कह रही है, तो अगले 5 साल और 10 सालों में यूरोपियन लोग, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने थोड़ी सी कमर कस ली तो 2050 के बाद में हम विश्व गुरु होंगे, नंबर 1 होंगे और अमेरिकन लोग भी हमसे कुछ मांगेंगे। मांग तो आज भी रहे, वो ऐसी बात नहीं है। तो हमें केवल मात्र ये नहीं सोचना है कि हमारा देश गरीब है, पिछड़ा है, कुपोषित है, हमारे यहाँ जो महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, हम इन चीजों को नहीं देखेंगे। इसको तो हम सुधारेंगे, हम जरूर सुधारेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो किया है काम उसको भी जरा देखने की बात है। आज कोविड की वजह से हम लोग थोड़े से स्टैंड स्टिल हो गए, लेकिन हमारे देश की कंपनियां जो है वह इस मेडिसिन को बनाने के लिए विश्व में नंबर 1 हो रही है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में अपने कहा है, देश को संदेश देने में उसमें कहा है कि हमारा देश जो है वो इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है। हम यहाँ तक अपना प्लान बना रहे हैं कि दवाई को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाए। इसका मतलब बच्चों ये बहुत बड़ी एक, जिसको कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग, एक आकाश के अंदर चमकती हुई एक रेखा है कि हमारे देश की साइंटिस्टों ने, इंजीनियर्स ने, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने वो दवाई बना ली है और उसका मात्र प्रयोग थोड़ा सा बहुत बाकी है, 3rd लेवल का, 4th लेवल का। अगर वो हो गया तो हमारा देश जो है वह नंबर 1 विश्व के अंदर होगा कि दवाई हम आपको देंगे।
18 से 20% हमारे देश की जेनरिक मेडिसिन सप्लाई हो रही है। ये भी जरा सोचने की बात है। दवाइयां कौन बना रहे हैं? साइंटिस्ट बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बना रहे हैं, वो उसके ऊपर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, इन सबके इंजीनियर्स उनके साथ लगे हुए हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर जगह इंजीनियर्स की जरूरत है। मैं पूरा एक बात और बात कहना चाहता हूं बच्चों, आप मेरी बात सुन रहे हो, ये जो हमारा जो शरीर है, ये सभी इंजीनियरिंग का एक सम्मिश्रण है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। आप सोच रहे होंगे कि शरीर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाँ, इस बात को जानते हैं कि कई लोगों के जो हार्ट थोड़े कमजोर हो जाते हैं तो एक पेस मेकर लगाते हैं, एक बैटरी होती है जो शरीर के अंदर लगती है और वह लगातार उनको करंट के, इसको हम कह सकते हैं कि वह देती रहती है और हार्ट को लगातार। इस शरीर के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि खाना तो हम कुछ और चीज का खाते हैं और हमारा खून जो है, आटा तो हमारा सफेद होता है, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा वगैरह भिन्न रंग का होता है, लेकिन हमारा खून जो बनता है वो लाल रंग का बनता है। किस प्रोसेस से हुआ है? इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर भी केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री लगी हुई है और वो स्वयं खुद काम कर रही है। दवाई भी बनती है अंदर, फार्मासिस्ट अंदर बैठे हैं, हॉस्पिटल अंदर बैठा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैठी है, क्योंकि घुटनों के मोड़ जो है, जोड़ जो है, वो किस प्रकार से है, कंधों के जोड़ किस प्रकार से है, आंखों से हम देखते हैं, इसका मतलब वहां पर ऑप्टिकल इंजीनियरिंग काम कर रही है। तो हर तरह की इस शरीर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि सारी इंजीनियरिंग है और उसी इंजीनियरिंग को हमने बाइफरकेट करके किसी को इलेक्ट्रिकल कहा, किसी को मैकेनिकल कहा, किसी को हमने पेट्रोकेमिकल कहा, किसी को केमिकल कहा, किसी को सिविल इंजीनियरिंग कहा। ये सारा जो है तो इंजीनियर्स जो है वह एक सृजन करता है, निर्माण करता है और उस निर्माण से हर आम आदमी तक सस्ते, जिसको कह सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में, उसका जीवन वो प्राप्त करे और उसका जीवन सरल हो, सुगम हो और व्यवस्थित हो जाए। इसीलिए इंजीनियर काम करता है। इंजीनियर की जरूरत इस जिंदगी के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, इस विश्व के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर हमेशा होगी, हमेशा होगी। इस बात को याद रखिए। ऐसा कभी दिन नहीं जाएगा कि बिना इंजीनियर के कुछ काम हो जाए। इंजीनियर हमारे प्रकृति का, हमारे समाज का, हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर हृदय है, उसी तरह से हमारा जो है इंजीनियर इस देश के लिए है। इंजीनियर्स की संख्या आज हम भले कहें कि हर साल ITI से लेके IIT तक की 15 लाख लोगों की निकलती है, उसमें से 20-25% लोगों को जॉब मिलता है, बाकी सब जो है वो अपने जॉब से अनसेटिस्फाइड है। मैं इस बात को पुनः रिपीट करता हूँ, लेकिन अच्छे लोगों की जरूरत है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म जो है 21वीं सदी के अंदर हुआ। 21वीं सदी भारत की है और भारत को सिरमौर बनना है और वह इसका भार जो है वो आपके कंधे पर है। तो मैं अपनी बात इस सेंटेंस से समाप्त करता हूं कि आप बहुत ही जिम्मेदार नागरिक की तरह आगे काम करेंगे और आपको जो प्रोफेसर यहाँ पढ़ाएंगे उससे अपना जो कैरियर बनेगा, उस कैरियर का हम इस राष्ट्र के उत्थान में लगातार अपना उपयोग करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। आपने, मैं एक बात और कहूँ कि आपने इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया, मैं आपको पुनः इसके लिए बधाई देता हूँ। आपके माँ बाप ने आपको इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए भेजा है, तो आप बहुत लकी हो, सौभाग्यशाली। आप इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं। इंजीनियर का मतलब सृजन करता, निर्माण करता, जीवन को व्यवस्थित करने वाला वो इंजीनियर्स कहलाता है। हम जानते हैं इस बात को कि हमारी यहाँ जो गाड़ियों में क्या स्थिति थी, कभी कोई बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, लेकिन आज देश का विस्तार हो रहा है। अच्छे लोग वहाँ पर दिल्ली में और जयपुर में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं बार बार इस बात कि हमारा हर अंतिम व्यक्ति जो है उसके पास सारी सुविधाएं पहुंचे। आज टेक्नोलॉजी जो हुई है, इस बात को समझिए जरा कि आज टेक्नोलॉजी के थ्रू आज इस इंजीनियरिंग कॉलेज से आप अपने घर में इस तरह से जुड़े हुए हैं। किसी जमाने में आज से 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सचेंज होता था और टेलीफोन से बात करते थे। वीडियो कॉलिंग पता नहीं, हम लोग सिर्फ बातों में ही सोचते थे कि संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी गीता की जो महाभारत का जो युद्ध था उसका वर्णन किया, वो केवल मात्र एक वर्णन आता है वहां पर। तो आज टेक्नोलॉजी आप तक पहुंची है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग अपने जीवन निर्माण के लिए
इस राष्ट्र निर्माण के लिए करेंगे। मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः आप लोगों ने मेरे को सुना, क्योंकि सामने अगर इस तरह से स्थिति होती, आमने सामने बैठ के एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से बात करते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को सुना, और इंजीनियरिंग स्टाफ को, प्रिंसिपल साहब को, और साथ में हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब अभी बना रहे हैं, वो भी आपको आगे गाइड करेंगे। उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय